हेलो माय डियर फाइनेंस मैनेजर्स, वेलकम बैक टू योर क्लासेस। ए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं सी रौनक अग्रवाल और हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट पार्ट 11 है ये। और ये वीडियो रेलिवेंट है 12th कॉमर्स सीबीएसई वाले बच्चों के लिए। और लास्ट क्लास में हम पढ़े थे पार्ट 10 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर है, बिजनेस स्टडीज़ का ये क्लास है। उसमें हम कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े थे, मीनिंग, प्रोपोर्शन, डेप्थ क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए, बेस्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, और फाइनल कंक्लूजन हम इस ब्रह्मास्त्र के रूप में आपको दिए थे। इफ़ आर ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट तो डेप्थ फाइनेंसिंग करना चाहिए, और अगर आर कम है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डेप्थ तो हमको इक्विटी फाइनेंसिंग करना चाहिए। तो ये सारा क्रक्स था लास्ट क्लास में। आज अपन पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसीजन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, जो ये कैपिटल स्ट्रक्चर होता है डेप्थ और इक्विटी का, उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। जैसे डिविडेंड इशू करने से पहले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लाइकवाइज कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी में डिसाइड करने से पहले बहुत सारे फैक्टर्स को हमको ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, तो वही सारा चीज़ अपन अभी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे अभी कोई एक्रोनिम मैंने नहीं बनाया, क्योंकि ज़्यादा एक्रोनिम होने से भी, ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म होने से भी कन्फ्यूज़न होता है, तो इसलिए ये सिंपल मैंने ध्यान में रखने के लिए ऐसे ही प्लेन रख दिया है। और इसमें मोर और लेस फार्मूला है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, जिसको कि आपको ऐसे ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। सो फर्स्ट पॉइंट जो है वो है कैश फ्लो ऑफ अ कंपनी। अब कई बच्चे मेरे से डाउट पूछ रहे थे कि कैश फ्लो का मतलब क्या होता है। कैश फ्लो का मतलब कोई भी पर्टिकुलर एसेट से कैश का आना। ठीक है, कैश का आना मतलब कंपनी में कैश आ रहा है या नहीं। सपोज ये ईयर है 2019, ये है 2020 एंड 2021, 3 साल है। कंपनी के पास एक मशीन है, ठीक है, या फिर कंपनी का जो भी क्राइटेरिया है जिससे कि उससे पैसा कमाता है या ट्रेडिंग करता है, तो 2019 में उसके पास 10 CR आए, 2020 में 5 करोड़ रुपीज़ आए और 2021 में नील आया। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि 2019 में कैश फ्लो अच्छा था, 2020 में भी ठीक ठाक था, 5 करोड़ रुपीज़ आया था, लेकिन 2021 में कैश फ्लो कंपनी का पूरा ख़राब हो गया। ठीक है, तो पहला जो फैक्टर है वो जो डिसाइड करने में हेल्प करता है कैपिटल स्ट्रक्चर में। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब मैं बताया था लास्ट क्लास में, कितना डेप्थ कितना इक्विटी, उसी को बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। कंपनी के पैसे में कितना इक्विटी हो, कितना डेप्थ हो, वो उसको बोलते हैं अपन कैपिटल स्ट्रक्चर, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर। तो पहला पॉइंट है कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करने के लिए कि कंपनी में, ये सारे पॉइंट के थ्रू अपन डिस्कस करेंगे कि कंपनी में डेप्थ होना चाहिए या इक्विटी होना चाहिए, कितना डेप्थ होना चाहिए, कितना इक्विटी होना चाहिए, कौन सी सिचुएशन में कंपनी के पास डेप्थ ज़्यादा होना चाहिए, कौन सी सिचुएशन में कंपनी के पास इक्विटी ज़्यादा होना चाहिए। तो पहला पॉइंट है कि कैश फ्लो ऑफ अ कंपनी। अगर कंपनी का कैश फ्लो अच्छा है, जैसे कि अपन देख रहे हैं 2019 में अच्छा था, 2020 में 5 करोड़ था, अब 2021 को पता नहीं, लेकिन मान लीजिए कि कंपनी के पास यही दो ही डेटा है। ठीक है, कंपनी के पास ये दो ही डेटा है और 2019 2020 का, ठीक है, कंपनी के पास ये डेटा नहीं है। तो फिलहाल के लिए ये मान लीजिए कि कंपनी का कैश फ्लो ठीक है। कैश फ्लो ठीक है मतलब ये पैसा कंपनी के पास आ रहा है, लिक्विड कैश कंपनी के पास आ रहा है, तो इससे वो इंटरेस्ट पे कर पाएगा। तो इस केस में कंपनी डेप्थ से पैसा ले सकता है। डेप्थ में सारे सोर्सेस आते हैं, जैसे कि लोन, ठीक है, लोन वगैरह जो होता है, डिवेंचर होता है, जिसमें कि फिक्स्ड इंटरेस्ट कंपनी का जाता है, उसको बोलते हैं डेप्थ। ठीक है, लोन होते हैं, एडवांसेस होते हैं, एक टाइप का लोन ही है। ठीक है, लोन होते हैं, एडवांसेस होते हैं, जो कि अपन बैंकों से लेते हैं, उसको बोलते हैं डेप्थ। तो अगर कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन अच्छा है, कंपनी रीपे कर पाएगा इंटरेस्ट, तो ऑब्वियस सा बात है उसको फिर डेप्थ ले लेना चाहिए, इक्विटी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इक्विटी जो होता है वो कॉस्टली है, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस होता है। मैं लास्ट क्लास भी बोला था आपको, रिस्क कम होता है बट कॉस्टली होता है। ठीक है, तो अगर कैश फ्लो अच्छा है तो डेप्थ ले लो, कैश फ्लो ख़राब है तो इक्विटी ले लो। हुआ समझ में आया? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज
नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ICR जिसको बोलते हैं, ये कैसे निकालते हैं, EBIT बाय इंटरेस्ट, EBIT बाय इंटरेस्ट। ये इसका मतलब क्या है, कंपनी का EBIT या फिर इनकम, कंपनी का इनकम इंटरेस्ट का कितना टाइम्स है। सपोज एग्जांपल के लिए कंपनी का EBIT है 20 CR और इंटरेस्ट है 5 CR, तो 20 जो है वो 5 का कितना टाइम्स है, 20 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 4 टाइम्स, है ना। तो इससे ये पता चलता है कि कंपनी का अर्निंग जो है वो इंटरेस्ट के कितना गुना है, कितना गुना मतलब कितने टाइम्स है। जैसे कि इंटरेस्ट तो 5 है, 5 करोड़ है, लेकिन अर्निंग तो 20 करोड़ है, तो इंटरेस्ट 4 बार चुका सकता है कंपनी। तो ये जितना हाई होगा उतना अच्छा या लो होगा उतना अच्छा, ऑब्वियस सा बात है। ये जो ये टाइम्स में आ रहा है आंसर, ये जितना हाई होगा उतना कंपनी सेफ है इंटरेस्ट लेने के लिए, डेप्थ लेने के लिए, ठीक है। क्योंकि इंटरेस्ट तो 5 करोड़ है लेकिन अर्निंग तो 20 करोड़ है, तो इंटरेस्ट को 4 टाइम्स चुका सकता है कंपनी, मतलब कंपनी का कैपेसिटी जो है वो 4 गुना है, इंटरेस्ट के 4 गुना है चुकाने का। तो ये अच्छा है या ख़राब है, ऑब्वियस सा बात है अच्छा है। तो ये जितना ज़्यादा आएगा उतना कंपनी डेप्थ ले सकता है। तो हमको ICR भी चेक करना चाहिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी चेक करना चाहिए, क्योंकि ICR से हमको पता चलता है कि कंपनी का अर्निंग इंटरेस्ट के कितने टाइम्स है। तो जितना ज़्यादा आएगा उससे हमको पता चलेगा कि कंपनी डेप्थ ले सकता है या नहीं ले सकता है। अगर मान लीजिए ये ICR यहाँ पे 20 ना हो करके 1 होता, तो ये आंसर कितना आता, 0.2 टाइम्स। तो उस केस में कंपनी डेप्थ लेगा या इक्विटी लेगा, ऑब्वियस सा बात है कंपनी को इक्विटी लेना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो 5 करोड़ है लेकिन अर्निंग 1 करोड़ है। तो इंटरेस्ट ज़्यादा है कि अर्निंग ज़्यादा है, इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो उस केस में डेप्थ और लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो ICR से ये पता चलता है, क्लियर है। अब मैं इसको रब कर देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है ये। उसी तरीके से ICR का एक एडवांस वर्जन है डेप्थ सर्विस कवरेज रेशियो, DSCR जिसको बोलते हैं, ये टेक्निकल वर्ड है, DSCR शॉर्ट फॉर्म है, डेप्थ सर्विस कवरेज रेशियो। लाइक वाइज जैसे ICR होता है वैसे डेप्थ सर्विस कवरेज रेशियो है। इसमें क्या क्या चेक करते हैं अपन, कैसे निकालते हैं ये, पैट प्लस DEP मतलब डेप्रीशिएशन, DEP मतलब डेप्रीशिएशन, DEP मतलब डेप्रीशिएशन, जिसको कि नॉन कैश एक्सपेंस भी बोला जाता है। नॉन कैश एक्सपेंस मतलब नॉन एक्सपेंस तो है लेकिन उसके लिए कैश नहीं जाता है। अगर आप डेप्रीशिएशन चार्ज करते हैं मशीनरी में तो डेप्रीशिएशन का कोई खर्चा जाता है क्या, मतलब P&L अकाउंट में तो एक्सपेंस के रूप में डेप्रीशिएशन को डालते हैं, पर डेप्रीशिएशन जब अपन चार्ज करते हैं मशीन पे तो उसके लिए कोई कैश का आउटफ्लो होता है क्या, जेब से पैसा तो कुछ नहीं जाता है, कंपनी के ड्रॉवर से पैसा जाता है क्या, नहीं जाता है। तो इसको डेप्रीशिएशन को नॉन कैश एक्सपेंस बोला जाता है। और इंटरेस्ट, तो पैट प्लस डेप्रीशिएशन प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय प्रीफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। मतलब देखो ICR में सिर्फ अपन इंटरेस्ट ले रहे थे, यहाँ पे इंटरेस्ट के साथ प्रीफरेंस डिविडेंड भी ले रहे हैं, रीपेमेंट ऑब्लिगेशन भी ले रहे हैं। मतलब नीचे वाला हिस्सा जो है ये ऊपर वाले हिस्से में जो है पैट का मतलब अर्निंग ही समझ लो, अर्निंग प्लस नॉन कैश एक्सपेंस
प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय जितना आउटस्टैंडिंग, जितना भी देने वाला अमाउंट है। देखो प्रेफरेंस डिविडेंड कंपनी का आउटफ्लो है, कंपनी को देना रहता है, इंटरेस्ट कंपनी को देना रहता है, तो देन देन यहाँ पे एक सिंप्लिसिटी के लिए मैं एक बार लायबिलिटी लिख देता हूँ। जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं आपको एक बार यहाँ पे लायबिलिटी लिख के दिखाता हूँ। फाइनेंशियल लायबिलिटीज़, फाइनेंशियल लायबिलिटीज़, जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये फॉर्मूला नहीं है कोई, ठीक है। देखो आईसीआर में अपन क्या लिए थे, यहाँ पे छोटा सा लिखता हूँ। आईसीआर में अपन लिए थे ईबीआईटी बाय इंटरेस्ट लिए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या लिए हैं, इंटरेस्ट के अलावा और भी प्रेफरेंस डिविडेंड जो देना है वो भी लिए हैं, और रिपेमेंट एब्लिगेशन मतलब या और कुछ भी देना है और कुछ भी देने का जिम्मेदारी तो वो लिए हैं, तो उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ फाइनेंशियल लायबिलिटीज़। और ऊपर में क्या लिए, अर्निंग प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंस। तो अर्निंग जो ये पैट है, ठीक है, अर्निंग मतलब ये पैट है, यहाँ पे PAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। मतलब क्या मैं इसको बोलूँ, इसी चीज़ को मतलब अगर ये जो DSCR है, ये जो DSCR है इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो एडवांस ICR का एडवांस फार्मूला बनेगा, क्या बनेगा, EBIT माइनस टैक्स प्लस डेप्रीशिएशन डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस अदर रिपेमेंट ऑब्लाइगेशन, ठीक है, अदर रिपेमेंट ऑब्लाइगेशन। तो ये आईसीआर का एडवांस वर्सन है। क्यों, क्योंकि आईसीआर में अपन लेते थे ईबीआईटी बाय इंटरेस्ट सिर्फ, ठीक है, कंपनी का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट का कितना टाइम से अपन ये चेक करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ईबीआईटी माइनस टैक्स। ये क्या है, ये कैसे लिखा मैं ईबीआईटी माइनस टैक्स, क्योंकि यहाँ पे लिया गया पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे आता है, अर्निंग से अगर अपन इंटरेस्ट को माइनस करने के बाद टैक्स को माइनस करते हैं तो आता है पैट। सिखाया था आपको हाउ टू कैलकुलेट इनकम ऑफ इक्विटी, रेसिडुअल इनकम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर जब निकालते हैं तो तब सिखाया था ना। तो वही चीज़ का उसी चीज़ का ये मिक्सचर है। तो ईबीआईटी माइनस टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन कर देंगे तो यही चीज़ नहीं आ जाएगा, पैट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट जो देना है का है और एनी अदर रिपेमेंट ऑब्लिगेशन। तो सिंपल, देखो मैं आपको ये बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, कईयों को नहीं भी समझ में आया होगा, नो प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे मैं आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया हूँ ताकि आपको ये याद रह जाए। अगर नहीं याद रहता है तो आप फार्मूला याद रख सकते हैं, ये इसका फार्मूला है, आप इसको याद कर लीजिए। और ऐसे तो फार्मूला ऐसा सच एग्ज़ाम में नहीं पूछता है, बट फॉर सेक ऑफ नॉलेज ये बताया हूँ मैं आपको। और पॉइंट सिर्फ इतना है, मेरा बिजनेस स्टडीज़ का पॉइंट, मैं अकाउंट्स में चले जा रहा था, अकाउंट्स में इसलिए जा रहा था कि आपको याद हो जाए, रट्टा ना लगाना पड़े। बट स्टिल कई बच्चे अगर नहीं समझ पाए तो इसको आप याद कर लीजिए। और पॉइंट सिर्फ इतना है कि अगर ये ज़्यादा है, लाइक वाइज ICR ज़्यादा आ रहा था, मैं ये एक बार क्लीन करके बता देता हूँ। अगर मान लो अर्निंग है कंपनी का, पैट है 10, कंपनी का डेप्रिसिएशन है 5 प्लस इंटरेस्ट है 2 डिवाइडेड बाय फाइनेंशियल लायबिलिटीज़, मतलब आपका इंटरेस्ट है 1 और अदर लायबिलिटीज़ हैं 2। तो ये कितना होगा, 17/5
17/3। तो ये कितना आ जाएगा रिजल्ट, 17 डिवाइडेड बाय 3 करिए तो ये 5.6 आ जाएगा। तो ये भी टाइम्स में आता है, 5.67 5.67 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं हो रहा है तो मैं नहीं लिख पा रहा। $5.67। ठीक है, तो ये जितना ज़्यादा है उतना अच्छा, या कम आए तो अच्छा। लाइकवाइज ICR जितना ज़्यादा आए उतना अच्छा, उसी टाइप से DSCR जितना ज़्यादा आए उतना अच्छा। वैसे आइडियली अगर 2 से ज़्यादा आता है तो वो बोलते हैं आइडियल है, आइडियल डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो माना जाता है। कोई भी बैंक में अगर कंपनी लोन लेने जाता है तो बैंक वाले पहले DSCR चेक करते हैं, और DSCR अगर 2 से ज़्यादा आता है तो कंपनी को लोन दे दिया जाता है। ठीक है, ये मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताया जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। हो गया। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ICR, DSCR, कैश फ्लो तो कई बार मैं बता चुका हूँ। नाउ ROI, अब फिर ब्रह्मास्त्र में आ जाइए। अपना ब्रह्मास्त्र जो है, क्या बताया था भाई ब्रह्मास्त्र में, देखो ब्रह्मास्त्र गाड़ी के रूप में है। इफ़ ROI ज़्यादा है किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेब्ट, तो डेब्ट फाइनेंसिंग करना चाहिए। इफ़ ROI कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेब्ट, तो इक्विटी फाइनेंसिंग करना चाहिए। ठीक है, तो ROI का रोल यही चीज़ है। समझे या नहीं समझे? इससे छोटा छोटा केस स्टडी भी बना देता है कई बार कि डेब्ट फाइनेंसिंग करना है कि इक्विटी फाइनेंसिंग करना है। तो लास्ट क्लास में तो वैसे मैं बहुत डिस्कशन करवा देता है, बहुत हाई लेवल का नंबर आपको करवा दिया था। आप उससे आप वो अगर समझ गए अच्छे से तो आप कोई भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ROI का फॉर्मूला भी लास्ट क्लास बताया था। क्या बताया था, EBIT डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। लिख दूं क्या यहाँ पे? आप बोलेंगे लिख दीजिए सर। ROI का फॉर्मूला था EBIT बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अगर ROI ज़्यादा है आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, मतलब जैसे लोन का रेट है 9%, एग्जांपल दे देता हूँ फिर। आपका ROI है 12%, लेकिन जो बैंक लोन का रेट बता रहा है वो 15% बता रहा है। तो ये कौन सा केस बना, केस 1 या केस 2? इसमें से बताओ ना, केस 1 या ये 1 नंबर बना या 2 बना? ROI 12% है और लोन का रेट है 15%, तो ये केस 1 बना या केस 2 बना? वेरी गुड, केस 2 बना। जो लोग केस 1 बोल रहे हैं वो कुछ नहीं समझे, इडियट्स, समझ जाओ। सिंपल तो है, देखो ROI जो है 12% है, तो 12 ज़्यादा है या 15 ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है या 15 ज़्यादा है? 15 ज़्यादा है ना, दैट मीन्स ROI इज़ लेस देन 15। दैट मीन्स ये वाला केस बना तो इक्विटी फाइनेंसिंग करना चाहिए। वही चीज़ है वो पॉइंट। तो पूरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, अगर आप इसको थ्योरी समझेंगे तो आप कोई मतलब नहीं होगा, आप याद नहीं कर पाएंगे उसको, और प्रैक्टिकली सोचेंगे तो 1 सेकंड में याद आ जाएगा, आपको याद करने का ज़रूरत ही नहीं है। क्या बात है, गाड़ी चल नहीं रही, और चलो ये गाड़ी को मैं यहीं रख दिया। चलो, अब कॉस्ट ऑफ डेप्थ बोल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉस्ट ऑफ डेप्थ। तो कॉस्ट ऑफ डेप्थ में, कॉस्ट ऑफ डेप्थ का मतलब क्या है, जो हम डेप्थ लिए हैं उसका कितना कॉस्ट है। ठीक है, यानी कि जो हम डेप्थ लिए हैं उसके लिए हमको कितना पैसा चुकाना पड़ेगा। ठीक है, अगर कॉस्ट ऑफ डेप्थ, इफ कॉस्ट ऑफ डेप्थ इज हाई,
अगर कॉस्ट ऑफ डेप्थ हाई है तो क्या करना चाहिए, तो इक्विटी फाइनेंसिंग करना चाहिए, ठीक है। एंड वाइसे वर्सा, अगर कॉस्ट ऑफ डेप्थ कम है तो डेप्थ फाइनेंसिंग करना चाहिए। क्लियर है? तो प्रैक्टिकल है ना पूरा एकदम। कॉस्ट ऑफ डेप्थ मतलब इंटरेस्ट का जो खर्चा होगा वो चीज़ है कॉस्ट ऑफ डेप्थ। अगर कॉस्ट ऑफ डेप्थ हाई है तो क्या करना चाहिए, इक्विटी फाइनेंसिंग, अगर लो है तो डेप्थ फाइनेंसिंग, ठीक है। नाउ द मोस्ट टेक्निकल पॉइंट जिसमें कि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है, टैक्स रेट। टैक्स रेट का क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए। टैक्स रेट मतलब जो भी, एक बात याद रखना, जो इंटरेस्ट होता है ना जो हम लोन में पे करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन और डेप्थ, लोन और डेप्थ जो हम पे करते हैं, उस कारण से, इससे क्या होता है, इस कारण से प्रॉफिट डिक्रीज होता है, ठीक है। अगर हम ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेंगे तो प्रॉफिट डिक्रीज़ होगा। आप बोलेंगे कैसे, मैं बोलूँगा 11वीं क्लास फिर से पढ़ के आइए। क्यों? पीएनएल अकाउंट में, पीएनएल अकाउंट जो बनाते हैं उसके डेबिट साइड में हम क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट लिखते हैं कि नहीं। तो इंटरेस्ट जो डेबिट साइड में हम इंटरेस्ट लिखते हैं उस कारण से प्रॉफिट कम होता है। अगर हम इंटरेस्ट ना लिखें पीएनएल अकाउंट में तो प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाएगा। इतना ही समझा सकता हूँ। देखो, इट इज़ नॉट अकाउंट्स क्लास, इट इज़ बिजनेस स्टडीज़ क्लास। तो समझने वाले बच्चे समझ गए, जो प्रैक्टिकली दिमाग लगा रहे हैं, और जिनको समझ नहीं आ रहा है दे कैन आस्क मी ओवर व्हाट्सएप। तो मैं सिर्फ इतना ही बताता हूँ कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है, जिस कारण से प्रॉफिट डिक्रीज़ हो जाता है। तो कंपनी को प्रॉफिट डिक्रीज़ होने से ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा या कम देना पड़ेगा? अगर प्रॉफिट डिक्रीज़ होगा तो टैक्स भी कम देना पड़ेगा, टैक्स भी कम देना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ये बैकग्राउंड था, ये बैकग्राउंड था। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर टैक्स रेट ज़्यादा है, अगर टैक्स रेट ज़्यादा है, टैक्स रेट अगर ज़्यादा है तो कंपनी अपना प्रॉफिट डिक्रीज़ करना चाहेगी। मान लो इंडिया में जो टैक्स रेट है 30% चलता है नॉर्मली, मान लो ये कट के ये इंक्रीज़ हो गया 40% हो गया। तो टैक्स रेट अगर 40% हो गया, इंक्रीज़ हो गया, तो रिवर्सली अगर अपन देखें तो कंपनी क्या करना चाहेगा, प्रॉफिट डिक्रीज़ करना चाहेगा। प्रॉफिट डिक्रीज़ करना चाहेगा तो क्या चाहेगा, वो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को बढ़ाना चाहेगा, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं? प्रॉफिट डिक्रीज़ कैसे होगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जब बढ़ेगा, और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कब बढ़ेगा, जब डिवेंचर बढ़ेगा। तो ऑब्वियस सा बात है, जब ऑल ओवर इंडिया में, जब होल इंडिया में टैक्स रेट मान लीजिए गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ कर दिया, 30% की जगह 40% कर दिया, तो क्या होगा, कंपनी अपना प्रॉफिट कम करना चाहेगी। और अगर कंपनी अपना प्रॉफिट कम करना चाहेगी तो वो खर्चे बढ़ाने चाहेगी, खर्चे बढ़ाने चाहेगी। तो खर्चे कब बढ़ेंगे, जब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बढ़ेगा। और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कब बढ़ेगा, जब डिवेंचर बढ़ेगा। ऑब्वियस सा बात है। तो सिंपल सा पॉइंट यही था कि अगर टैक्स रेट ज़्यादा है तो डेब्ट फाइनेंसिंग करेगी कंपनी, अगर टैक्स रेट कम है तो इक्विटी फाइनेंसिंग करेगी, ठीक है। टैक्स रेट अगर ज़्यादा है तो कंपनी डेब्ट फाइनेंसिंग करना चाहेगी, अगर टैक्स रेट कम है तो कंपनी इक्विटी फाइनेंसिंग करना चाहेगी। समझ में आया बात? कॉन्सेप्चुअल है, पूरा कॉन्सेप्चुअली आपको बता भी दिया पीएनएल अकाउंट बना करके। समझ में आ गया होगा, आई होप। आगे बढ़ते हैं आप। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, ये जो मैं लिख रहा हूँ आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं बिल्कुल। एनी टाइम यू कैन पॉज योर वीडियो एंड राइट दोस। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब इक्विटी
शेयर इशू करने में जो खर्चे हैं, ठीक है, या फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो रिटर्न देना पड़ता है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज़्यादा है तो और इक्विटी इशू कर दो, है ना। नो माय डियर, अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज़्यादा है तो डिवेंचर इशू कर दो, और कॉस्ट ऑफ डिवेंचर ज़्यादा है तो इक्विटी इशू कर दो। मान लो अभी कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा है, ठीक है, तो चाय का प्राइस बढ़ गया और कॉफ़ी का प्राइस कम हो गया। तो चाय का प्राइस बढ़ जाएगा, चाय पत्ती का जो टी लीव्स का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा, तो और चाय खरीदोगे क्या आप लोग? नहीं, कॉफ़ी खरीदने लग जाओगे। और कॉफ़ी का प्राइस ज़्यादा है तो चाय खरीदने लग जाओगे, ठीक है। इट इज़ दैट सिंपल। अगर कॉस्ट ऑफ डेब्ट ज़्यादा है तो इक्विटी खरीदोगे, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज़्यादा है तो डेब्ट खरीदोगे। समझ में आ गया होगा, एकदम सिंपल है। फ्लोटेशन कॉस्ट। नाउ व्हाट डज दिस फ्लोटेशन कॉस्ट मीन? फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब ये होता है कि शेयर इशू करने में जो फॉर्मेलिटीज़ होते हैं उनके खर्चे, ठीक है। शेयर इशू करने के खर्चे, ठीक है। शेयर इशू करने के लिए जो कंपनी को खर्चे करने पड़ते हैं उसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। तो अगर फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा है, दैट मीन्स शेयर इशू करने के खर्चे ज़्यादा हैं, तो क्या इशू करेंगे? डिवेंचर इशू कर लेंगे। और अगर शेयर इशू करने के खर्चे कम हैं तो इक्विटी इशू कर लेंगे। या फिर ऐसा बोल लीजिए, अगर कंपनी अपना फ्लोटेशन कॉस्ट बचाना चाहती है, क्योंकि शेयर इशू करने के खर्चे फ्लोटेशन कॉस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो कंपनी डिवेंचर तो नहीं, लोन इशू कर ले, ठीक है, क्योंकि डिवेंचर में भी वो खर्चे होते हैं। डिवेंचर को भी डेब्ट बोला जाता है, लेकिन इक्विटी और डिवेंचर दोनों में ही फ्लोटेशन कॉस्ट होता है। तो उस केस में लोन इशू कर ले, और लोन भी एक टाइप का डेब्ट होता है। तो आप ये मान के चलिए कि डिवेंचर को एक बार के लिए भूल जाइए, आप ये मान के चलिए कि शेयर लें या लोन लें, शेयर लेंगे तो फ्लोटेशन कॉस्ट होगा। तो अगर कंपनी अपना फ्लोटेशन कॉस्ट बचाना चाहती है तो उसको क्या लेना चाहिए? लोन लेना चाहिए। या फिर ऐसा बोल लीजिए, अगर फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है शेयर इशू करने में तो क्या करना चाहिए? लोन लेना चाहिए, यानी कि डेब्ट लेना चाहिए। लेकिन अगर फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत कम है, कंपनी को लगता ही नहीं कि फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में क्या लेना चाहिए? इक्विटी लेना चाहिए, ठीक है। समझ में आया? एकदम लॉजिकल है। 9 नंबर पॉइंट इज रिस्क कंसीडरेशन। नाउ व्हाट इज दिस? बताया था आपको मैं, रिस्क। कंपनी अगर रिस्क लेना चाहती है तो क्या करेगा? जो पार्ट 10 में बताया था, डिवेंचर जो होता है वो रिस्की होता है, या फिर इक्विटी जो होता है वो रिस्की होता है। जो बच्चों को याद है वो बोलेंगे डिवेंचर ज़्यादा रिस्की होता है। तो अगर कंपनी को कम रिस्क लेना है तो कंपनी क्या इशू करेगी? इक्विटी। अगर कंपनी को ज़्यादा रिस्क लेना है तो डिवेंचर, ठीक है। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन रिस्क एपिटाइट ऑफ कंपनी कितना रिस्क ले सकती है। अगर रिस्क कंसिडरेशन में है कंपनी wants to take risk, then company can issue debt, यानी कि लोन, ठीक है। अगर कंपनी रिस्क नहीं लेना चाहती तो कंपनी इन दैट केस इशू शेयर्स। नाउ द लास्ट पॉइंट एंड द मोस्ट टेक्निकल वन, कंट्रोल। ये कंट्रोल वाला पॉइंट मैं बताया था आपको, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन में कंट्रोल जो डाइल्यूट होता है, ठीक है। अगर कंपनी में 2 शेयर होल्डर हैं, तीसरा भी आ जाए तो कंपनी जो 2 शेयर होल्डर का जो राइट है कंपनी में जो हक है वो कम हो जाएगा, ठीक है। कंपनी में अगर 2 शेयर होल्डर हैं और दोनों का ओनरशिप है 50-50%, और अगर कोई तीसरा शेयर होल्डर भी आ जाए तो अब
उन दोनों को अपना कुछ कुछ हक को छोड़ना पड़ेगा, तभी तो कंपनी का जो टोटल परसेंटेज है उसको डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 33.33 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कंपनी अपना कंट्रोल डाइल्यूट करना चाहती है, ठीक है, अगर कंपनी को चलेगा कि चलो तीसरा आदमी भी आ जाए और हमारा हक डिवाइड हो जाए, तो कंपनी क्या करेगा, इक्विटी शेयर इशू कर लेगा। और अगर कंपनी को लगता है नहीं हमारा तो हक वैसा ही होना चाहिए, दो शेयर होल्डर हैं, दोनों 50-50 के मालिक हैं, आधे आधे मालिक हैं, और कंपनी को लगता है कि हमको हमारा हक को डाइल्यूट नहीं करना है, तो उस केस में कंपनी को क्या करना पड़ेगा, डिबेंचर इशू करना पड़ेगा। समझ में आया ये पॉइंट, कंट्रोल वाला पॉइंट बताया था फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन में। अगर कंपनी अपना हक डाइल्यूट करना चाहती है, तो अगर डाइल्यूशन पसंद है, अगर डाइल्यूशन पसंद है तो यहाँ लिख रहा हूँ लास्ट में इक्विटी, अगर डाइल्यूशन पसंद नहीं है तो डिवेंचर यानी कि डेप्थ। ठीक है, तो दिस वाज द 10 पॉइंट्स विच अफेक्ट द डिसीजन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। एक बार मैं फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट है कैश फ्लो। कंपनी के पास अगर अच्छा कैश फ्लो है, कंपनी के पास रेगुलरली कैश का कमी नहीं है, रेगुलर कैश है, तो कंपनी क्या इशू करेगा, डिवेंचर। अगर कंपनी का कैश फ्लो अच्छा नहीं है तो कंपनी क्या इशू करेगा, इक्विटी शेयर। ठीक है, अभी भी किसको लिखना है तो लिख सकते हैं, मैं सारा पॉइंट फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। सेकेंड पॉइंट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मतलब जो आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब होता है EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होल डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, यानी कि आपका जो कंपनी का इनकम है वो इंटरेस्ट का कितना टाइम्स है। तो ये जितना ज़्यादा आएगा उतना अच्छा है, ये जितना ज़्यादा आएगा उतना कंपनी डेप्थ इशू कर सकता है। तो इफ़ दिस इज़ फेवरेबल, इफ़ दिस रेशियो इज़ फेवरेबल, ठीक है, दैट मीन्स कंपनी कैन रेज मनी फ्रॉम डेप्थ, एंड इफ दिस इज़ अनफेवरेबल, in that case company has to take money from equity shareholder. Likewise, debt service coverage ratio is the advanced version of ICR, that is interest coverage ratio. In this, along with EBIT, we take non-cash expenses also, and in denominator we take all financial liabilities or all financial obligation, repayment obligation. So if this ratio is also favorable, then in that case company can raise finance from debt, and if this ratio is unfavorable, then in such a situation company has to rely on equity capital. Company should take money from equity share capital. Okay, is that clear? Now the third case is ROI, our ब्रह्मास्त्र। ROI कैसे कैलकुलेट करते हैं, EBIT by total investment. If ROI is, see here, if ROI is greater than rate of interest, then what should the company do? Then debt financing. If ROI is less than rate of interest, then equity financing. Fifth number cost of debt, and 7 number cost of equity. जिसका कॉस्ट कम है कंपनी शुड इशू दोज फाइनेंस. इफ कॉस्ट ऑफ डेप्थ इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, देन कंपनी शुड इशू डेप्थ फाइनेंसिंग. ठीक है, और अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज़्यादा है तो डेप्थ फाइनेंसिंग करना है, और अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम है तो इक्विटी फाइनेंसिंग करना है, डेप्थ फाइनेंसिंग नहीं करना है. तो दिस 5 and 7 points आर related. Now the sixth point is tax rate. I told you that with the payment of interest on loan or debenture, the profit of company decreases. Why? Because these are indirect expense charged on debit side of P&L account. With this, profit is decreased, and hence the tax rate is also decreased. So if the company wants to give less tax, then company should decrease its profit, and to decrease its profit company has to increase the interest, and for increasing the interest the company has to take money from debt. ठीक है, कंपनी को डेप्थ से पैसा लेना पड़ेगा ताकि उसको कम टैक्स देना पड़े. नाउ कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑलरेडी टोल्ड,
Now flotation cost means the expenses which are incurred at the time of issue of shares. So if the company wants to save these expenses, flotation costs, then the company should raise money from debenture capital or debt capital, and if the flotation cost is less, then in that situation company can take money from equity shares. Now the ninth point is risk consideration. If the risk appetite of company, that means risk capacity of company, if the risk capacity of company is well enough, then company can raise money from debt. If the risk appetite of company is not so sound, risk appetite उसका अच्छा नहीं है, then in that case company can raise money from equity. Sorry, company can raise money from equity. Yes, I was right. अगर रिस्क लेने का क्षमता कंपनी का नहीं है तो कंपनी इक्विटी से पैसा ले सकता है, क्योंकि इक्विटी जो होता है सेफ सोर्सेस ऑफ फाइनेंस माना जाता है, इनको फिक्स्ड ऑब्लिगेशन नहीं होता है। डेप्थ रिस्की क्यों माना जाता है? क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट हो या ना हो, कंपनी को इंटरेस्ट का पेमेंट करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो डिवेंचर होल्डर होते हैं वो कंपनी को वाइंड अप भी करवा सकते हैं, कंपनी को क्लोज भी करवा सकते हैं, इसीलिए डेप्थ को रिस्कियर सोर्सेस ऑफ फाइनेंस माना जाता है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल अगर डाइल्यूट करवाना चाहता है कंपनी में दो शेयर होल्डर्स हैं, ए एंड बी, कंपनी, और दोनों का 50-50 ओनरशिप है, और अगर ए और बी चाहते हैं कि तीसरा पर्सन आ जाए तो उनका ओनरशिप बन जाएगा 33.3333%। सो इफ़ दे वांट कि उनका जो ओनरशिप है वो कम हो जाए तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उस केस में वो इक्विटी से पैसा ले सकते हैं। बट इफ़ दे थॉट कि उनका ओनरशिप परसेंटेज कम नहीं होना चाहिए, then in that situation they should take money from debenture. So this was all about your factors affecting decision of capital structure. I hope you all understood well. इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स बुक में दिए गए हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं लगे, इसलिए मैं उनको इग्नोर कर दिया। दे आर मोर और लेस सिमिलर टाइप्स ऑफ पॉइंट्स। बेसिक जो पॉइंट आपके कॉन्सेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके सामने रखा, 10 पॉइंट है, और एग्ज़ाम में भी यही पॉइंट ज़्यादा पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो एंड want that they should also learn from this video. Have a good day, enjoy your life, bye bye.